गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने सुना होगा। वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो सरदार पटेल की है। कुमार, आज सरदार का दिन है, जन्मदिन है। हम सबके सरदार दुनिया में सबसे ऊंचे हो गए हैं। जन्मदिन पर सरदार को एक नई सौगात मिली है, नई सोहबत मिली है, दुनिया की ऊंची प्रतिमाओं की सोहबत। अब उनकी तुलना जिन प्रतिमाओं से होगी उनमें उनकी प्रतिमा नहीं है जिनके साथ और जिनके पीछे सरदार सरदार बने रहे। क्या आपको लगता है न्यू इंडिया के अंदर जब एनआरसी की बात होती है, जब ट्रिपल तलाक की बात होती है, अक़लियतों को विश्वास में लेने की बात होती है, तो उस एजेंडे को धूमिल करने का एक प्रयास होता है हर तरफ से? देखिए, न्यू इंडिया से कोई इनकार नहीं कर सकता। हर इंसान ये चाहता है, देश का रहने वाला, कि भारत बदले, और जबान से ना बदले, जमीन पर बदले, ईमानदारी से बदले, सच्चाई से बदले। लेकिन कैसा न्यू इंडिया चाहते हैं आप? आज़ादी के बाद से लेकर और 2019 तक जो कभी नहीं हुआ वो संसद में हो गया। केवड़िया तक पहुंचने से पहले का नजारा ही शानदार है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा तक पहुंचने से पहले 35 लाख एलईडी बल्ब से सजा ये 7 किलोमीटर लंबा पार्क। सड़क के दोनों तरफ देखकर लगता है मानो धरती के एक अलग हिस्से में आ गए। मतलब सरदार गांधी और नेहरू से अलग इन प्रतिमाओं की सोबत में भी खूब चमक रहे हैं। फकत 3000 करोड़ से ही सरदार पटेल की प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची बन गई। 3000 करोड़ सुनकर अफसोस ना करें। सोचे कि आपने स्कूल, कॉलेज या अस्पताल के लिए कब संघर्ष किया है, कब लाइब्रेरी की मांग की है। कि हिंदुस्तान में एक लोकसभा में एक ऐसा संसद सदस्य चुनकर गया है जो अदालत में आतंकवाद के चार्ज में पेश होता है। ये न्यू इंडिया नहीं हो सकता सर। हमको सोचना होगा कि हम 3-3 हज़ार करोड़ की मूर्तियां लगाते हैं और मोदी जी का जो नीति आयोग है वो उनको ये सजेशन नहीं देता है, ये सुझाव नहीं देता है कि एक सीवर की सफाई की मशीन जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है, अगर मूर्ति ना लगाकर उस 3,000 करोड़ को खर्चा किया जाता तो 15,000 मशीनें सीवर सफाई वाली आती, जिसकी वजह से 7 मजदूर जो गुजरात में सीवर साफ करने में मर गए, नहीं, देखिए वो ना करें, कोई कुछ नहीं बोलेगा, न जमाना बोलेगा, न जमीर बोलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट पर आइए। यहां सबसे आगे 182 मीटर ऊंचे हैं हमारे सरदार, उसके बाद 153 मीटर ऊंची हैं चीन की स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, तीसरे नंबर पर है 120 मीटर ऊंची जापान के उशिकू दाइबुशु की प्रतिमा, चौथे नंबर पर है 93 मीटर ऊंची प्रतिमा अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पांचवें नंबर पर है 85 मीटर ऊंची रूस की दी मदरलैंड कॉल्स की प्रतिमा, और छठे नंबर पर 38 मीटर ऊंची ब्राजील की क्राइस्ट दी रिडीमर है। आप सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, इस देश के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुकाबला आप करेंगे। देखिए, आप तर्क तो अपना सुनिए क्या है। आप सीवर साफ करने वाली मशीन से आप तारुफ कर रहे हैं उसका, ये गलत है, ये गलत है, ऑब्जेक्शनेबल है। आप जैसे आपके हिसाब से जो दलित मरे हैं आप उनको गलत, आप गलत तरीके से कर रहे हैं बात। आप अपर क्लास लोग हैं। नहीं, एक सेकंड नहीं मानते। नहीं, उनकी बात, आपको तो उनकी बात पे आपको 7 मौतों की 7 मौतों मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, हम राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहस कर रहे हैं, अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात कर रहे हैं। का मुकाबला सर, इस देश में 72 हादसे हो रहे हैं, 72 हादसे हो रहे हैं, अगले 72 हादसे हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर। सतीश की प्रतिमा तो बन गई, लेकिन आज वाकई सरदार की हम सबको जरूरत है। जब हमारी राजनीति हिंदू होने या ना होने, असली हिंदू होने या नकली हिंदू होने की बहस में चली जाए, तो यही वक्त है अपने भीतर उस सरदार को खोजने का जो कहीं गुम हो गए हैं, जो लोहे की तरह सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1941 में जब अहमदाबाद में दंगे भड़क उठे, तब सरदार पटेल ने कहा था, आपको एकाएक यह क्या सूझा कि आप एक दूसरे के गले काटने लगे। वे अपने शहर से बात कर रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का है कि हमारी आबरू चली गई। अहमदाबाद शहर के नाम पर कलंक लग गया। कैसे मिटाया जाए इसे मिटाने का एक ही तरीका है
कि हम इस बात की कोशिश करें कि दोबारा इस शहर में ऐसा वातावरण पैदा ना हो। सफाई कर्मचारी कैसे भारत की बात करते हैं? अपने टॉप ऑफ द अगर आज भी आप नई तकनीक की बात करते हैं और जो मानव जो है आप उनको गैस चैम्बर में छोड़ रहे हैं और मर रहे हैं लोग, क्या दिक्कत है सवाल में? संबित पात्रा जी 2002 में अहमदाबाद पर फिर से कलंक लगा था कि आज के दिन 84 और 2002 के दंगों के प्रति सभी को प्रायश्चित नहीं करना चाहिए था। उन्हें याद करने वालों में इतना साहस है, मूर्ति बना देने से सरदार सिर्फ याद नहीं आते, सरदार वहां भी आते हैं जहां उनकी मूर्तियां नहीं है, वो है किताबें और उनके फुटनोट्स। जब गांधी की हत्या हुई तब गृह मंत्री पटेल ही थे। उन्होंने तब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, बल्कि अपने मंत्रालय के अधीन सूचनाओं का हवाला देते हुए साफ साफ कहा कि हत्या के बाद आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी थी। 11 सितंबर 1948 को पटेल ने आरएसएस के सरसंघ संचालक एमएस गोलवलकर को पत्र लिखा था कि हिंदुओं को संगठित करना और उनकी सहायता करना एक बात है, लेकिन अपनी तकलीफों के लिए बेसहारा और मासूम पुरुषों, औरतों और बच्चों से बदला लेना बिल्कुल दूसरी बात। इसके अलावा यह भी था कि उनके कांग्रेस विरोध ने वो भी इस कठोरता से कि ना व्यक्तित्व का ख्याल, ना सभ्यता का, ना शिष्टता का, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी। इनके सारे भाषण सांप्रदायिक विष से भरे थे। हिंदुओं में जोश पैदा करना व उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए आवश्यक न था कि जहर फैले। इस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी। सरकार व जनता की रत्ती भर सहानुभूति आरएसएस के साथ न रही, बल्कि उनके खिलाफ हो गई। गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे यह विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार को आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। यह जानकारी देते हुए भी दुख हो रहा है कि हम इतिहास को किन चश्मों से देखने लगे हैं। इतिहास समझने के लिए होता है, हिसाब करने के लिए नहीं।